I'll do again as usual, probably 30 seconds to a minute, spending time on the context for blockchain developer bootcamp. I really wanted you guys to understand what exactly is Web3, because the overarching concept behind blockchains is nowadays called Web 3.0. Web 3.0 क्या है, और इसके अंदर दो मेन चीज़ें थी, डिसेंट्रलाइजेशन और सिक्योरिटी. वी डिस्कस दैट इन द फर्स्ट सेशन. देन थोड़ा बहुत डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर हमने डिटेल में डिस्कशन की कि डिसेंट्रलाइजेशन के कुछ की टेनेट्स हैं कि एक इंटरनेट controlled by many millions of devices linked in an open network. No one actor owns it, no one actor can control it, and no one can switch it off. So for instance, facebook.com decentralized nahi hai because Mark Zuckerberg or anyone who's controlling Facebook can potentially turn it off and sell your data to someone, right? सो की इनेबलर्स ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड वेब के अंदर भी हमने ये देखा था कि जी जो कॉन्सेप्ट्स जिनके साथ हम ऑलरेडी फेमिलियर हैं, लाइक पीयर टू पीयर नेटवर्क्स, जैसे टॉरेंट्स वगैरह हैं, वो ऑलरेडी बिफोर द एडवेंट ऑफ लाइक ब्लॉकचेन्स वर ऑलरेडी नोन इन द टेक वर्ल्ड. टॉरेंट्स वगैरह और इस तरह की चीज़ों के ऊपर अगर आप देखें तो बच्चे ऑलरेडी मूवीज़ वगैरह और फाइलें वगैरह शेयर करते थे. डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स एक रिलेटिवली नया कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर आज हम ज़रा डिटेल में और थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे. बट ऑब्वियसली व्हाट इट एग्जैक्टली मींस इज दैट एनीथिंग विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि वो मल्टीपल नोड्स पे स्प्रेड अक्रॉस है. रिडंडेंट यानी कि उसकी मल्टीपल कॉपीज़ हैं. सिक्योर है थ्रू क्रिप्टोग्राफी एंड डिजिटल सिग्नेचर्स. थोड़ा सा हमने क्रिप्टोग्राफी और डिजिटल सिग्नेचर्स की भी डिस्कशन की थी. एंड ऑब्वियसली कंसेंसस, जिसके ऊपर आज हमने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम गुजारना है, कि जब मुख्तलिफ नोड्स आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं तो एक कंसेंसस मैकेनिज्म भी होना चाहिए कि किसकी बात मानी जाएगी, राइट? अगर सारे नोड्स इक्वल हैं तो किसकी बात मानी जाएगी, राइट? तो उसको कंसेंसस मैकेनिज्म कहते हैं. आज थोड़ी सी उसके ऊपर भी हम बात करेंगे. फिर हमने थोड़ा सा डिस्कशन ये की थी कि जी ब्लॉकचेन और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स में फ़र्क क्या है. एवरी ब्लॉकचेन इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर एज सच, ठीक है. सिक्योरिटी पे हमने डिस्कशन की, विच इज़ अगेन अ प्रिमिटिव कॉन्सेप्ट. अगर आपने यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ा हुआ है, क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी या प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, हैश फंक्शंस क्या होते हैं. फिर हमने ये देखा कि दी एप्लीकेशंस ऑफ सिक्योरिटी के अंदर डिजिटल और क्रिप्टो करेंसीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स हैं, डिजिटल वॉलेट्स हैं. फिर हमने एक डिजिटल वॉलेट जिसको मेटा मास्क कहते हैं, जो कि एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल वॉलेट है. सो हमने ये देखा था सेकंड सेशन में कि सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल वॉलेट्स कौन कौन से हैं. आपका गूगल पे और एप्पल पे सेंट्रलाइज्ड है क्योंकि गूगल और एप्पल उसको कंट्रोल करते हैं, राइट? लेकिन आपका जो मेटा मास्क है वो डिसेंट्रलाइज्ड है बिकॉज आप उसको कंट्रोल करते हैं, कोई सेंट्रल बॉडी नहीं करती, ठीक है. फिर हमने इस डायग्राम से ये देखा था कि जी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स क्या चीज़ें एनेबल करते हैं. तो वो पीयर टू पीयर इंफॉर्मेशन शेयरिंग और डिजिटल करेंसी होल्डिंग एनेबल करते हैं. सो आज हम इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, और मैंने आपको लास्ट सेशन में ये भी कहा था कि यू गाइस शुड गो इन and install MetaMask from metamask.io and try to sort of understand how it generates its seed phrase, और फिर उससे seed phrase से जो आपका कीज जनरेट होती हैं. लाइक मैंने एक डायग्राम शेयर की थी, हायरार्किकल डिटर्मिनिस्टिक की जनरेशन. सो अगर आप, आई एम ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ गो थ्रू दी स्लाइड्स रियली क्विकली. बट हमने ये डिस्कस किया था कि जी एक सीड फ्रेज होती है जिससे एक मास्टर की और इस मास्टर की से फिर मल्टीपल चाइल्ड कीज जनरेट हो सकती हैं. इसका फ़ायदा ये है कि आप एक वॉलेट के अंदर मल्टीपल अकाउंट्स रख सकते हैं, लेकिन जिस लेवल पर जाके अगर आपकी कोई एक भी की कॉम्प्रोमाइज़ होती है तो उससे सब्सीक्वेंट जितनी भी होंगी वो इनसिक्योर हो जाएंगी. ये हमने डिस्कस किया था डिटेल में. अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा. द सेक ऑफ सेविंग टाइम आई विल नॉट बी रिपीटिंग दोज अगेन. फिर हमने ये देखा था कि जी मेटामास्क में मेटामास्क कैसे. सो अगेन मैंने आपको डायग्राम से दिखाया था, क्योंकि द आइडिया इज़ कि आप लोग खुद मेटामास्क अपने पास इंस्टॉल करोगे, एंड मेटामास्क में आप मुख्तलिफ अकाउंट्स और मुख्तलिफ नेटवर्क्स को कनेक्ट कर सकते हैं. एंड व्हेन आई से मुख्तलिफ नेटवर्क्स, तो ब्लॉकचेन के भी मुख्तलिफ नेटवर्क्स हैं. विल ट्राई टू गो ओवर देम इन प्रॉब्ली नॉट इन डिटेल, बट थोड़ी सी समरी सी डिस्कशन करेंगे कि ब्लॉकचेन के नेटवर्क्स कौन कौन से. तो विद ऑल ऑफ दिस आज हम किस जगह पर हैं? हाँ.
तो आज के सेशन में हमने थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करना है ब्लॉकचेन्स के हवाले से। सो ब्लॉकचेन्स क्या है? हमने ये डिस्कस कर लिया था कि ब्लॉकचेन बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जो कि पीयर टू पीयर नेटवर्क के अंदर नोड्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है। बहुत सी इसके डिफरेंट मीनिंग्स आपको नेट पर मिलेंगे। लेकिन अगर आपने कहीं भी बिटकॉइन का नाम सुना है, ठीक है, इथेरियम का नाम सुना है, तो वो सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं। ठीक है। जिनके पीछे जो फंडामेंटल एक बिल्डिंग ब्लॉक है वो एक ब्लॉकचेन है। सो नॉट नेसेसरली कि कोई क्रिप्टो करेंसी जो है उसको आप ब्लॉकचेन ही कहेंगे। करेंसी जो है या क्रिप्टो करेंसी जो है वो ब्लॉकचेन अनेबल्ड करेंसी है, इटसेल्फ ब्लॉकचेन नहीं है। ठीक है। और ये डिस्टिंक्शन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हम इथेरियम की बात करते हैं, और अगेन इथेरियम पे हम पूरा का पूरा बूट कैंप भी करेंगे, अगर अभी नहीं समझ आती तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, कि इथेरियम एक प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन है जिसको प्रोग्राम किया जा सकता है। लेकिन बिटकॉइन एक प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन नहीं है। ठीक है। वो प्योरली इन इट्स प्योर फॉर्म एक करेंसी है। इथेरियम जो है वो करेंसी भी है, ब्लॉकचेन भी है, और एक प्रोग्रामेबल प्लेटफॉर्म भी है। ठीक है। अगेन अगर इसकी नहीं समझ में आई कोई इशू नहीं है, हम इसको इंशाल्लाह आगे एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा जी। Lastly, I really wanted to spend like 5 minutes in understanding the deployment of architecture of a blockchain. आप टिपिकली अगर आप स्टूडेंट हैं, आपने देखा होगा आपका जो नेटवर्क है जहाँ पर आप अपनी लैब वगैरह में काम भी करते हैं, वो तो व्हाट यू हैव इज़ बेसिकली अ सर्वर बेस्ड नेटवर्क, कि आपके सारे के सारे सिस्टम एक सेंट्रल कंप्यूटर के साथ, कि जिसके थ्रू आपके सारी की सारी ट्रैफिक जा रही होती है। ठीक है। पीयर टू पीयर नेटवर्क में क्या होता है कि तमाम के तमाम कंप्यूटर्स जो हैं वो आपस में, या मल्टीपल कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। और जो इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही होती है वो डायरेक्टली हो रही होती है, नॉट थ्रू अ सेंट्रल पार्टी। सो मेजॉरिटी ऑफ द नेटवर्क्स जो आपको कॉर्पोरेट में या इवन अपने स्कूलों कॉलेजों में नज़र आएंगे वो सर्वर बेस्ड ही होते हैं। लेकिन जो भी कोई डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क होगा वो ज़्यादातर, एंड आई वुड से ऑलवेज, प्रॉब्ली पीयर टू पीयर ही होना चाहिए। और उसकी रीज़न क्या है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब ये वाली डायग्राम थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, थोड़ी सी इसके अंदर कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं जो आई वुड वांट टू सॉर्ट ऑफ हाईलाइट। लेकिन लेट मी यूज़ द जूम के अंदर ना एक चीज़ होती है, आपका एनोटेटर, एंड आई विल यूज़ दिस एनोटेटर टू, इस ये जो सेंटर वाली लाइन है ना, ये जो है इसको अभी भूल जाए। अभी हमने फोकस करना है इसके ऊपर। लेट्स फोकस ऑन दिस। हम अस्यूमिंग कि आप लोगों को नज़र आ रहा है मेरी स्क्रीन पे जो मैंने एनोटेशन की है। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज आई एम ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ मेक यू गाइस अंडरस्टैंड कि कम्युनिकेशन के आर्किटेक्चर जो होते हैं उनके अंदर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। ठीक है ना। एक तरफ है हमारी ये जो आपको एरो नज़र आ रहा है ना, डिसीजन मेकिंग। कि कम्युनिकेशन के अंदर जो डिसीजन मेकिंग है वो या तो डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, ये जो नीचे वाला डिस्ट्रीब्यूटेड, या सेंट्रलाइज्ड। ठीक है। अगेन द वर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटेड, वी आर नॉट यूजिंग द वर्ड डिसेंट्रलाइज्ड हेयर। सो डिस्ट्रीब्यूटेड या कॉन्सेंट्रेटेड, मे इट्स प्रॉब्ली द राइट वर्ड, कॉन्सेंट्रेटेड, यानी कि किसी एक बॉडी, ये जो ब्लू वाला आपको नजर आ रहा है ये, राइट, यहाँ पर डिसीजन मेकिंग फ्रॉम ऑल द डिफरेंट नोड्स कॉन्सेंट्रेट हो रही है। ये ऐसा ही है कि आपके घर या आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बंदा बैठा हुआ है और नीचे आपके जो एंटिटीज़ हैं या जो बंदे हैं वो सारा
जब भी कोई बात पूछते हैं तो किसी एक बंदे से पूछते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी डिसीजन मेकिंग है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। इसी के अंदर डिसीजन मेकिंग के अंदर एक दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो है थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटेड। वो आपको अगेन टिपिकल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर या अपनी यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में वो भी नज़र आएगा कि आपके पास यहाँ पर नीचे वाले लेवल पे लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स जो हैं अपने टीचर्स से बात करते हैं और टीचर्स आके जाके हेड ऑफ डिपार्टमेंट से बात कर लेते हैं, राइट। या आपके क्लास प्रीफेक्ट्स वगैरह जो होते हैं, राइट, वो मतलब देर इज एन हायरार्की दैट यू फॉलो। इट कुड बी लाइक इस हायरार्की के मल्टीपल लेवल्स हो सकते हैं, एक लेवल, दो लेवल, तीन लेवल, चार लेवल। यहाँ पे ऑब्वियसली सिर्फ दो लेवल्स हैं, बट द आइडिया इज कि कुछ डिसीजंस हैं जो कि इस लेवल पर हो रहे हैं, ठीक है। उन डिसीजंस को ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। डिसीजन की पावर इस एंटिटी ने नीचे डेलीगेट की हुई है, सही है। लेकिन कुछ डिसीजंस ऐसे हैं, या आप ये कह लो कि पूरे एक महीने की जो रिपोर्ट है वो ऊपर आपके मेन नोड को या मेन डिसीजन मेकर को जानी चाहिए, यानी कि एक महीने की हफ्ते की रिपोर्ट जाती है। फिर यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और ऑफिस के अंदर ऐसा ही होता है, ठीक है। सो एक है हमारा डिसीजन मेकिंग का पैराडाइम कि जिसके अंदर एक डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर है और एक है कंसंट्रेटेड आर्किटेक्चर, यानी कि जहाँ पर फैसला साजी एक जगह पर जाके उसका इर्तकाज होता है, नुक्ता इर्तकाज कहते हैं इसको बाय द वे उर्दू में। खैर एनीवेज दूसरी तरफ आते हैं। सो कम्युनिकेशन के अंदर, सो डिसीजन मेकिंग में मैंने कहा कि ये एक आर्किटेक्चर है, और अगर आप ऊपर वाली मेरी हॉरिजॉन्टल एक्सेस देखें तो उसके अंदर कम्युनिकेशन के दो मोड्स हैं। एक है अगेन सेंट्रलाइज्ड और एक है डिसेंट्रलाइज्ड। सो इसी डायग्राम को अगर मैं लूँ तो यहाँ पर ये कॉन्सेंट्रेटेड डिसीजन मेकिंग होने की वजह से कम्युनिकेशन का जो चैनल है वो सेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर मैं नीचे आऊँ ये डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर भी, अगरचे के डिसीजन मेकिंग डिस्ट्रीब्यूटेड है लेकिन फिर भी सेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज्ड इन अ सेंस के ये जो दो नोड्स हैं, ये वाली, ये और ये इसको जाकर रिपोर्ट करती हैं, ठीक है। तो इसलिए ये सेंट्रलाइज्ड है। लेकिन जब हम एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क की बात करते हैं तो उसके अंदर अ, अगरचे कि डिसीजन मेकिंग कंसंट्रेटेड होगी, यहाँ पर भी एक बॉडी है जो कि डिसाइड कर रही है। ये वाला, अब मैं ये राइट साइड पे आ गया हूँ, मैं अब आ गया हूँ इस तरफ, इसकी डिस्कशन, इसकी बात हो रही है। अब मेरा एनोटेटर किधर गया है, राइट, इसकी बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर ये देखें कि अगेन ये डिसीजन मेकिंग कॉन्सेंट्रेटेड तो है लेकिन सेंट्रलाइज्ड नहीं है। अब इसका फर्क समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको ये देखें कि ये सारी की सारी नोड्स एक दूसरे से भी बातें कर रही हैं कुछ ना कुछ डिसीजंस लेने के लिए, ठीक है। जिससे बात कर रहा है, ये इससे बात कर रहा है, राइट। इस यहाँ पर ये ऐसा नहीं हो रहा था, राइट। सो अब इसका फ़ायदा क्या है कि डिसीजन मेकिंग तो डिसेंट्रलाइज्ड है लेकिन वो सारे के सारे डिसीजंस फिर एग्रीगेट होकर या उनका समझने एक रजिस्टर बना के एक एंटिटी को रिपोर्टिंग की जा रही है, ठीक है। उसका क्या फ़ायदा अभी हम डिस्कशन करते हैं। लेकिन ये जहन में रखें कि अब जो अ, नीचे के लोग हैं वो आपस में डिस्कशंस करके डिसीजंस कर रहे हैं और किसी एक जगह पर किसी एक एंटिटी को उसको सिर्फ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उससे पूछ नहीं रहे, सिर्फ उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। इसको कहते हैं डेटा प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन की इंटीग्रेशन, यानी कि प्रोसेसिंग नीचे ही हो रही है और उसकी इंटीग्रेशन ऊपर हो रही है। इंटीग्रेशन ऑब्वियसली चीज़ों को कंबाइन करना होता है, राइट। अच्छा, इन अ ट्रू डिसेंट्रलाइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर जो कि ये वाला है, ठीक है। इसके अंदर ना सिर्फ ये कि डिसीजन मेकिंग इंडिविजुअल एंटिटीज खुद कर रही हैं, बल्कि उनको किसी एक सेंट्रल बॉडी को या किसी एक जगह पर उसको रिपोर्ट करने की भी जरूरत नहीं है,
ठीक है। सो ये वाला जो आर्किटेक्चर है, ये एक टिपिकली ब्लॉकचेन्स के अंदर या डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स में इस्तेमाल होता है। और इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा अभी आपको ऑब्वियसली मैं आगे समझाऊंगा थ्रू द यूज़ ऑफ, जब हम ब्लॉकचेन की वो जो लिंक लिस्ट हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी उसको इम्प्लीमेंटेशन के परस्पेक्टिव से, राइट। लेकिन ऑब्वियसली एवरी बेनिफिट कम्स विद इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स, राइट। तो हम वो प्रोज एंड कॉन्स भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आई वुड टेक अ पॉज एंड ask you guys कि do you guys understand दिस पर्टिकुलर डायग्राम? अगेन ये सिर्फ अभी जनरल कॉन्सेप्ट्स की बात हो रही है। डिसीजन मेकिंग और कम्युनिकेशन, ये दो डिफरेंट डायमेंशंस हैं। इसके ऊपर आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ अभी पूछ लें। एंड आई थिंक यू कैन पुट इट इन द चैट, और वी कैन, इफ यू रेज योर हैंड वी कैन अनम्यूट योर माइक्स एज वेल। Each diagram has some label attached, like DE dash CO. What is this? जी जी, सो ये वो टर्मिनोलॉजीज हैं। CE मीन्स सेंट्रलाइज्ड एंड CO मीन्स concentrated. So this particular dimension is centralized concentrated. ठीक है। This is centralized distributed. This is decentralized concentrated, and this is decentralized distributed. Blockchains most of the times are decentralized and distributed. पिछले सेशन में किसी ने पूछा था सवाल कि क्या तमाम की तमाम ब्लॉकचेन्स हमेशा 100% डिसेंट्रलाइज्ड होती हैं? तो अगर आप ये डायग्राम अपने सामने रखेंगे और ये देखेंगे ना कि कम्युनिटी किस तरीके से इस सारे के सारे इनिशिएटिव को आगे लेके जा रही है, तो ऑब्वियसली इनके जो चैलेंजेस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं, और इनके ऑब्वियसली बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो समटाइम्स इन चारों में से लाइक कुछ कुछ जगहों पे आप डिसीजन मेकिंग के अंदर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हो, ठीक है। कुछ जगहों पर आप डिसीजन मेकिंग के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाते हो। फिर किसी इसी तरीके से कम्युनिकेशन के अंदर कुछ जगहों पे आपकी प्रायोरिटी सेंट्रलाइजेशन होती है कम्युनिकेशन के अंदर, और कुछ जगहों पे आपकी प्रायोरिटी डिसेंट्रलाइजेशन होती है कम्युनिकेशन के अंदर। इन एन आइडियल ब्लॉकचेन, इन एन आइडियल डिस्ट्रीब्यूटेड सॉरी distributed ledger, this is the architecture that we follow. Probably 90% of the blockchains follow, लेकिन कहीं कहीं ये वाला मॉडल भी इस्तेमाल होता है, दूसरा वाला भी। बट दैट डजंट रियली मीन के वो जो है ना, इट मेक्स इट लेस ऑफ अ ब्लॉकचेन, ऐसा नहीं है। आपको सवाल का जवाब मिल गया? जी। अच्छा जी, और किसी का सवाल कोई चैट में है तो? अच्छा जी, चैट में किसी का सवाल है? Oh, do all nodes have to stay on in order to authorize complete the request on the blockchain? Exactly. So देखें, डिसेंट्रलाइजेशन ये इस तरह के नेटवर्क का फायदा ये है कि अगर इसमें से कोई एक नोड, मैं अगर इस नोड को उठा लूं, ये नोड, ये ऑफलाइन भी हो जाती है, ये भी ऑफलाइन हो जाती है, ये भी ऑफलाइन हो जाती है, स्टिल नेटवर्क ऑपरेशनल रहेगा क्योंकि ये चार नोड्स ऑनलाइन है, ठीक है। और इसके अंदर अभी हम डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग कितनी नोड्स ऑनलाइन रहनी चाहिए फॉर द नेटवर्क टू बी ऑपरेशनल। और फिर जब हम कंसेंसस को डिस्कस करेंगे तो फिर ये भी देखना है कि जब हम ये कहते हैं ना कि यार मेरा और आपका किसी बात पे कंसेंसस हो गया है, तो हम तो दो बंदे हैं, लेकिन अगर 50 नोड्स हैं उन्होंने आपस में कंसेंसस करना है, तो यूजुअली इट हैज़ टू बी मतलब 51%, यानी कि 50 नोड्स हैं अगर, तो अगर 26 नोड्स किसी एक चीज़ पे मुत्तफिक हो जाती हैं तो वो उसको कर लेगा, उस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट कर देगा। सो वायरस अगर है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज अगेन किसी एक नोड
ऑफलाइन हो गई है या किसी एक नोड में, मैं ये कहता हूँ जी ये वायरस वाली नोड है, इसमें वायरस है ना, राइट, बाकियों में तो नहीं है। सो अगेन फॉर एनी अटैकर, और अगेन ये हमने आगे डिस्कस करना था बट इट्स गुड कि आपने ये सवाल पूछ लिया। इफ एनी अटैकर वाज टू कॉम्प्रोमाइज द सिस्टम, ही वुड हैव टू अटैक और कॉम्प्रोमाइज मोर देन 50% ऑफ द नोड्स, क्योंकि कंसेंसस जिसको कहते हैं ना इत्तफाक़ राय, उर्दू में इत्तफाक़ राय पैदा करने के लिए यू वुड ऑलवेज नीड मोर देन 50% कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर मैं ये कहूँ कि बिटकॉइन का नेटवर्क जो है पूरी दुनिया में, उसमें अस्यूम करते हैं 10,000 डिफरेंट नोड्स हैं, तो फॉर मी टू बी एबल टू कॉम्प्रोमाइज, या मैंने अगर सिस्टम को हैक करना है ना, तो 10,000 में से 5,000 एक नोड्स को मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 51% नोड्स हेल्दी चल रही हैं तो सिस्टम ऑपरेशन ऑपरेट करता रहेगा, और जो हेल्दी नोड्स हैं वो उनका डिसीजन विल ऑलवेज टेक प्रेसिडेंस ऑन ओवर द अनहेल्दी नोड्स। ठीक है, आई होप दैट आंसर द क्वेश्चन। आई थिंक ये सोचने का एक पैटर्न है, अगर आप प्योरली डिसेंट्रलाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन के परस्पेक्टिव से इसको सोचोगे ना, तो आगे जो भी हम चीज़ें डिस्कस करेंगे या इम्प्लीमेंटेशन करेंगे ना, उसकी वो आसान हो जाएगी समझना। अच्छा जी, अब हम वापस आ जाते हैं एक्चुअल ब्लॉकचेन के ऊपर, उस चीज़ के ऊपर जो हमने लास्ट वीक भी डिस्कस की थी। अच्छा जी। हम्म, ये जो एनोटेशन है ज़रा मुझे इसको रिमूव करना था ज़रा। ठीक है जी। लास्ट टाइम हमने देखा था, मैंने आपसे पूछा था कि यार ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, तो वी सॉर्ट ऑफ हैड अ कंसेंसस कि यार ये एक लिंक लिस्ट लगती है, जो कि हम अपने अमूमन आप अपने यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में पढ़ते हो, राइट, लिंक लिस्ट। यस। ठीक है जी। एक लिंक लिस्ट में होता क्या है, लिंक लिस्ट में क्या होता है, उसका एक हेडर होता है। अगेन मैं प्योरली ब्लॉकचेन की लिंक लिस्ट की अब बात कर रहा हूँ, मैं एक जनरल लिंक लिस्ट की बात नहीं कर रहा। ये पिछले सेशन में हमने थोड़ा सा देखा था। सो हमने ये कहा था कि यार एक हेडर होगा, और सबसे की इम्पोर्टेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है प्रीवियस ब्लॉक का एड्रेस, कि हर आने वाले ब्लॉक के पास पिछले ब्लॉक का एड्रेस होगा, और एक टाइम स्टैम्प होगी, एक नॉन्स होगा, और एक मर्कल रूट होगा। सो पिछली दफ़ा हमने ये चीज़ें डिस्कस नहीं थी कि नॉन्स क्या होता है, टाइम स्टैम्प की क्या ज़रूरत है, और मर्कल रूट क्या होता है, राइट। हमने ये सिर्फ डिस्कस किया था कि यार एक लिंक लिस्ट है, उसमें कोई डेटा पड़ा हुआ है, और आपने सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि उस डेटे को हैश करके, ठीक है, रख देना है, और फिर अगले ब्लॉक के अंदर उस पिछले वाले का एड्रेस दे देना। टिपिकल लिंक लिस्ट में ऐसा ही होता है। अब हमने कुछ नए कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे देख रहे हैं, वो हैं टाइम स्टैप, नॉन्स और मर्कल रूट। तो ब्लॉकचेन के अंदर हमने जो वन ऑफ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट देखा था, वो ये देखा था कि जी इसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, या अगर किसी ने इसको मॉडिफाई करना है या किसी एंटिटी ने इसको मॉडिफाई करना है, तो उसको आ, इसको फूल प्रूफ होना चाहिए, राइट। तो उसके लिए अगर आप देखें ना, आपने एक लिंक लिस्ट बनाई हुई है, मैं लिंक लिस्ट के अंदर पिछली वाली नोड में अगर कोई मॉडिफिकेशन करता हूँ तो उसका हैश चेंज हो जाएगा। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हैश फंक्शंस वन वे होते हैं, कि अगर एक चीज़ आपके पास सोर्स पे पड़ी हुई है, सो फॉर इंस्टेंस मेरा नाम है ना इरफान, ठीक है, इसका अगर मैं इसको अगर एक हैश फंक्शन में डालूंगा तो जो आउटपुट आएगी
वो अगर फर्ज करो ABCD 1 2 3 आ रही है, तो वही हैश फंक्शन अगर मैं स्मॉल आई के साथ, उधर कैपिटल आई था, यहाँ पर स्मॉल आई है, ठीक है, तो ये एक कंप्लीटली डिफरेंट आउटपुट आ सकती है। लाइक वहाँ पर ABC था, यहाँ पर ADD है, 1 2 3 XYZ, कोई भी रहना, यानी कि एक तो यह है कि आउटपुट डिफरेंट होगी, और दूसरा ये है कि आउटपुट से आप इनपुट की तरफ जाना आपके लिए कॉम्पिटिशनली बहुत मुश्किल है या क्लोज टू इम्पॉसिबल है। सो अब अगर हम इसको इसमें देखें, तो अगर मैं ये कहता हूँ कि यार इस प्रीवियस ब्लॉक का एड्रेस यहाँ पर पड़ा हुआ है, इस ब्लॉक का, तो इस ब्लॉक का पूरे के पूरे डेटे का ना एक हैश निकला था, ठीक है, और वो हैश और वो एड्रेस ये बता रहा है कि अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ चेंज होती है, इफ देर इज एनी चेंज हेयर, राइट, तो उसका हैश इनवैलिडेट हो जाएगा, और जब हैश इनवैलिडेट हो जाएगा तो इस प्रीवियस ब्लॉक के जो हमारे अगले ब्लॉक में जो पिछले ब्लॉक का डेटा पड़ा हुआ है वो सारा का सारा इनवैलिड हो जाएगा। सो इस तरीके से लिंक लिस्ट इस्तेमाल करते हुए और क्रिप्टोग्राफी और हैश फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए हम ये बता सकते हैं कि यार क्या पीछे किसी ने डेटा लिंक लिस्ट के अंदर हमारा मॉडिफाई किया या नहीं किया। अगेन जब हम इसके एक्चुअल कुछ इम्प्लीमेंटेशंस की तरफ जाएंगे तो शायद ज़रा ज़्यादा समझ में आ जाए। आज की तारीख में बस ये समझ लें कि देर इज़ अ मैकेनिज्म टू इंश्योर कि डेटा चेंज ना हो, ठीक है। टाइम स्टैम्प ऑब्वियसली टाइम स्टैम्प ही होती है कि ये ब्लॉक जो है वो किस वक्त इसमें डेटा रखा गया। नॉन्स कहते हैं एक रैंडम नंबर को, हमने कहा ना कि हमने हैश जनरेट करना है, ठीक है, तो मैं अगर इरफान के साथ, सो नॉन्स क्या होता है, मैं ये कहता हूँ हैश ऑफ इरफान विल ऑलवेज बी लाइक ABC 1 2 3, लेकिन मैं इस आउटपुट को भी ना रैंडमाइज करना चाहता हूँ, तो मैं हैश इरफान प्लस एक्स कर देता हूँ। अब ये कोई डिफरेंट वैल्यू जनरेट करेगा, नेक्स्ट टाइम मैं इसको वाई कर दूंगा तो फिर भी कोई डिफरेंट वैल्यू जनरेट करेगा। ये जो वैल्यूज हैं कि जो आउटपुट को रैंडमाइज करने के लिए इस्तेमाल होती हैं उनको नॉन्स कहा जाता है, ठीक है। मर्कल रूट क्या चीज़ है ये हम आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। हैश फंक्शंस की कुछ बेसिक क्वालिटीज़ दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आगे हमने जब मर्कल रूट वगैरह को डिस्कस करना है तो ये आ, पता होना चाहिए इन चीज़ों का ना। पहली बात तो यह है कि डिटर्मिनिस्टिक होते हैं हैश फंक्शंस, जहाँ पर हमने देखा कि इरफान के नाम का मतलब इरफान एज एन इनपुट जब भी मैं हैश फंक्शन में डालूंगा तो एक ही आउटपुट आएगी ABCD 1 2 3, राइट। तो इसको कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक, यानी कि आप गिवन एन इनपुट उसकी आउटपुट या उसकी वैल्यू को डिटर्मिनिस्टिक लेवल तरीके से बता सकते हैं। दूसरा हैश फंक्शन का एक की फैक्टर ये होता है कि वो कॉम्पिटिशनली एफिशिएंट होता है। हाँ जी, नॉन्स एक आर्बिट्री नंबर ही होता है, बिल्कुल सही। ये सागर साहब ने मैसेज किया है, नॉन्स आर्बिट्री नंबर, यस इट इज़ एन आर्बिट्री नंबर। अगेन वो एल्गोरिदम टू एल्गोरिदम फर्क डिपेंड करता है, और जब आप मेटामास्क से ट्रांजैक्शंस करेंगे तो आप देखेंगे कि हर ट्रांजैक्शन के लिए वो एक नया नॉन्स जनरेट करता है, और वो सीक्वेंशियल भी हो सकता है। लाइक पहला आपका नॉन्स, पहली ट्रांजैक्शन के लिए आपका नॉन्स वन था, दूसरी ट्रांजैक्शन के लिए 2 था, तीसरी ट्रांजैक्शन के लिए 3 था। तो इट कुड बी रैंडम or it could be a sequential number as well, as long as these are different. The idea is कि उसको different होना चाहिए। अच्छा जी, हैश फंक्शंस कैन नॉट बी रिवर्स इंजीनियर्ड और कोलिजन रेजिस्टेंट। कोलिजन रेजिस्टेंट का मतलब ये है कि हैश की आउटपुट फॉर टू डिफरेंट वैल्यूज, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि जो आउटपुट है दो डिफरेंट वैल्यूज की वो एक ही हो, यानी कि इरफान का हैश फंक्शन और मुताहिर का हैश फंक्शन आउटपुट सेम जनरेट कर दे, ये तकरीबन तकरीबन इम्पॉसिबल है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कोलिजन रेजिस्टेंट, ठीक है जी। अच्छा,
अब हम आ जाते हैं उसकी तरफ, वो जो एक हमने एक और चीज़ डिस्कस की थी, ये चलता कैसे है। और अगेन हमने एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस डिस्कस तो नहीं किया, मैंने मेंशन उधर हुआ हुआ था, मर्कल ट्रीज। ये एक सॉर्ट ऑफ मर्कल ट्री है आपके सामने। सो व्हाट हैपन्स इज कि वो हमने जो ब्लॉकचेन की एक डायग्राम देखी थी, उसके अंदर हमने देखा था ना, ब्लॉकचेन के अंदर एक चेन या एक ब्लॉक के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, उसका मर्कल रूट, जिसको टॉप हैश भी कहते हैं, ठीक है, वो एक की एंटिटी थी। इसका मतलब क्या हुआ कि विद इन वन ब्लॉक, सो हमने कहा ना ब्लॉकचेन में एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के साथ लिंक्ड होता है, उसका हैश होता है, लेकिन विद इन वन ब्लॉक भी तो मल्टीपल इंफॉर्मेशंस पड़ी हो सकती हैं, मल्टीपल लेवल्स ऑफ इंफॉर्मेशन पड़ी हो सकती हैं। ये ऐसा ही है कि डेटाबेस की एक टेबल में एक रिकॉर्ड पड़ा हुआ है या 10 रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, ठीक है। सो वो एक रिकॉर्ड के अंदर भी तो मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, राइट। तो उस एक ब्लॉक के अंदर जो पड़ी हुई इंफॉर्मेशन है, वो भी, उसको भी स्टोर करने का जो तरीका है वो यही है कि बॉटम लाइन कुछ इंफॉर्मेशन होगी, वो मतलब कुछ कुछ बॉटम लाइन कोई इंफॉर्मेशन है, उसको हैश फंक्शन कैलकुलेट करके, सो L1 पे एक हैश, L1 इंफॉर्मेशन है, किसी का नाम है, लेट्स सपोज इरफान, उसका हैश क्रिएट किया तो एक आउटपुट जनरेट हुई। दूसरा L2 में इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, लेट्स सपोज मुताहिर का नाम पड़ा हुआ है, उसका हैश फंक्शन करके कोई इंफॉर्मेशन जनरेट हुई हुई है। इसी तरीके से L3 L4। तो फिर इन तमाम हैशेस को फिर दोबारा कंबाइन किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री। अच्छा जी, क्योंकि हमने कहा कि एक हैश फंक्शन की क्वालिटी क्या है कि अगर इनपुट फॉर डिफरेंट इनपुट इट जनरेट्स डिफरेंट आउटपुट। तो अब L3 का हैश और L4 का हैश को डिफरेंट आउटपुट्स हैं, उन दोनों को कंबाइन करके आप एक और हैश क्रिएट कर सकते हैं, राइट। और फिर ये एच जीरो का हैश, जो कि 0 0 और 0 1 का ईद मिला के आया था, L1 और L2 का, राइट, ये दोनों हैश भी मिलके, तो ये दोनों मिलके एक हैश जनरेट कर रहे हैं, और ये दोनों मिलके एक हैश जनरेट कर रहे हैं, राइट। अब ये दोनों मिलके भी एक हैश जनरेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एक ब्लॉक को वैलिडेट करने के लिए, यानी कि ये वाली एक्चुअल इन्फॉर्मेशन तो ये है ना, किसी भी एक ब्लॉक में पड़ी हुई, इस एक ब्लॉक को वैलिडेट करने के लिए मैं उनके हैशेस लूंगा इसी तरीके से, मल्टीपल लेवल्स पे। जितनी भी वैल्यू यहाँ पर 4 थी तो वो 2 दफ़ा मुझे हैश लेने पड़े, अगर 8 होंगी तो 3 दफ़ा लेने पड़ेंगे, अगर 16 होंगी तो हाँ, दो दो को इस्तेमाल करके 4 दफ़ा हैशेस लेने पड़ेंगे, राइट। मैं जितनी दफ़ा भी हैश लूँ, जो टॉप मोस्ट हैश है वो अगर सेम आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये और ये और ये इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं हुई, ठीक है। सो हमने दो डिफरेंट चीज़ें डिस्कस की हैं, या दूसरे दो डिफरेंट लेवल्स डिस्कस किए हैं। एक ये लेवल जो कि ओवरऑल आपको आर्किटेक्चर बता रहा है कि एक ब्लॉक के अंदर क्या क्या पड़ा होता है, लेकिन अब एक ब्लॉक की दूसरे ब्लॉक के साथ लिंकेजेस कैसे होती है। इस डायग्राम में हम ये देख रहे हैं कि एक ब्लॉक के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, लाइक अगर 2 MB का एक ब्लॉक है, ठीक है, ब्लॉक समझ लें एक फाइल है। अब उस फाइल के अंदर भी तो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस की इंफॉर्मेशन पड़ी हो सकती है, राइट। तो उस फाइल की वैलिडिटी को इंश्योर करने के लिए आप उसको, उसके जो हिस्से हैं, 4 6 8 10 हिस्से करेंगे, हर एक का हैश करेंगे, और फिर उसका एक रूट हैश आप स्टोर कर देंगे अपनी मेन ब्लॉक के अंदर। जहाँ तक थोड़ा सा मेरे ख्याल में ना चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो गई हैं, तो अगर हम रुक के सवाल पूछ लें तो अच्छा है। जी, एनीवन विद अ क्वेश्चन प्लीज चैट में लिख दें आप। अच्छा जी, एक क्वेश्चन आया है यार। ओके, सो अभी आप
यही समझें कि ये मर्कल ट्री ही है। ठीक है, आप इस कॉन्सेप्ट को देखें। ठीक है, और अभी के लिए अज्यूम कर लें कि ये मर्कल, हाँ मतलब द कॉन्सेप्ट इज लाइक अ मर्कल ट्री, राइट। जिसको टॉप हैश कहा जा रहा है इज असेंशियली योर मर्कल रूट। ठीक है, आई डोंट वांट टू गेट इनटू द स्पेसिफिक्स ऑफ मर्कल ट्रीज हियर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड डिटेल्स आ जाती हैं, बट यू गेट द आइडिया, राइट। इंफॉर्मेशन है बॉटम लेवल पर, उसको कंबाइन करके हैश जनरेट किया, जो आउटपुट जनरेट हुई उसको फिर दोबारा कंबाइन करके हैश जनरेट किया, उसकी जो आउटपुट जनरेट हुई उसको फिर दोबारा कंबाइन करके हैश जनरेट किया, टिल द टाइम आपके पास एक आउटपुट आ गई। उस एक आउटपुट से हम कभी भी नीचे नहीं जाएंगे, ठीक है ना, उसकी वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि हैश फंक्शंस आर वन वे। द आइडिया इज कि हमेशा आप नीचे से स्टार्ट करेंगे, और अगर आप नीचे से हैशेस क्रिएट करते करते दोबारा सेम आउटपुट टॉप हैश तक पहुंचते हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो वैलिड था। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाता है एक और बड़ा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, वो है कंसेंसस मैकेनिज्म्स का। ठीक है, और उसके लिए मैं दोबारा इस डायग्राम पे जाता हूँ, बल्कि मैं एक काम करता हूँ कि जी, हमने कहा कि जी हमारा डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क जो है, अभी हम इसको नहीं देख रहे, ठीक है ना, हमारा पीयर टू पीयर नेटवर्क है ब्लॉकचेन्स के अंदर, और मेरे पास एक लिंक लिस्ट है जो कि जिसको हम कह रहे हैं कि ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, वो लिंक लिस्ट है, ठीक है ना। तो जब एक यूज़र ने कोई इंफॉर्मेशन सेव की, उसका एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम इंटरेक्शन किसी एक कंप्यूटर के साथ हो रहा है नेटवर्क पे। जब आप टॉरेंट पे कोई मूवी डाउनलोड कर रहे होते हो, तो आप एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम किसी एक कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर रहे होते हो, ठीक है। तो जब आप उस कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, तो देर हैज़ टू बी अ मैकेनिज्म फॉर दिस कंप्यूटर टू प्रोपेगेट द इंफॉर्मेशन टू ऑल द अदर नोड्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है, वो ये है कि जिस वक्त, सो फर्ज करो मैं ये कहता हूँ अभी हुए हैं 5:45, ठीक है, 5:45 PM पाकिस्तान टाइम, और मैं सेकंड्स तक चला जाता हूँ, मैं कहता हूँ 45 सेकंड्स हुए थे, एग्जैक्टली एट द सेम टाइम इस कंप्यूटर के ऊपर भी 5:45 PM पे भी एक रिक्वेस्ट आ जाती है। ठीक है, ये वाला कंप्यूटर अपनी एक लिंक लिस्ट की रिक्वेस्ट डालता है कि जी मैंने आपके पास एक ब्लॉक सबमिट कराना है इन्फॉर्मेशन का, उसके अंदर लिखा हुआ है एम, एम फॉर मुताहिर फर्ज करें। यहाँ पर वो बंदा कहता है, उसने मेरा नाम अपना एक ब्लॉक बनाया मेरे नाम का। अच्छा, ये नाम एज जस्ट रैंडम डाटा पॉइंट्स में कह रहा हूँ, इट कुड बी एनीथिंग, राइट, इट कुड बी अ डेबिट क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इट कुड बी एनीथिंग, राइट। लेकिन क्वेश्चन ये है कि एट द सेम इंस्टेंस इरफान के नाम का भी ब्लॉक नेटवर्क पे आ रहा है, और मुताहिर के नाम का ब्लॉक भी नेटवर्क पे आ रहा है। तो व्हाट विल हैपन इज कि ये ब्लॉक्स प्रोपेगेट होना स्टार्ट हो जाएंगी ये एरो से ना। सो अगर मैं ये कहूँ कि ये वाली जो प्रोपेगेशन है ना, ये रेड एरो से शो हो रही है, और ये वाली प्रोपेगेशन मैं कहता हूँ कि, अरे यार कोई और कलर देख लेते हैं, ग्रीन एरो से शो करता हूँ, यानी कि इधर से जो प्रोपेगेशन हो रही है ना, 1, 2, 3, 4,
ठीक है। सो अगर हम ये देखें कि एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम, ये वाला जो ब्लॉक था ना जिसपे एम लिखा हुआ था, उसको मैं ब्लू से, ये वाला जो ब्लॉक था ना एम जिसपे लिखा हुआ था, वो एक, दो और तीन नोड्स पे चला गया। लेकिन ये वाला जो ब्लॉक था जिस पे आई लिखा हुआ था, वो एक, दो, तीन और चार, ठीक है, चार नोड्स पे चला गया था। तो होगा ये कि जब ये रिक्वेस्ट आएगी नेटवर्क के पास, अ, अगर मैं ये वाला एरो देखूं, ये वाला एरो, राइट, जब वो इस सिस्टम के पास आएगा ना ये रिक्वेस्ट लेके कि तुम अपने पास इस डेटा को अपडेट कर लो, तो वो इस रिक्वेस्ट को डिनाई कर देगा, क्योंकि उसके पास तो ऑलरेडी एक रिक्वेस्ट आ चुकी है इरफान के नाम से, ठीक है, और उसने वो रिक्वेस्ट बाकी चार को भी प्रोपेगेट करवा दी। यही काम ये टू भी करेगा, ये वाला, इसको मैं बी कह देता हूँ फर्ज करें। बी नोड जो है, इट विल हैव टू डिसाइड कि पहली बात तो यह है मेरे पास पहले कौन सा आया, यानी कि मेरे पास पहले आई आया या मेरे पास पहले एम आया, ठीक है। पहले अगर उसके पास एम आ गया तो उसने एम को ओके कर देना है, इसको ओके कर देना है, और इसको डिस्कार्ड कर देना। बट देन इट क्रिएट्स अनदर चैलेंज फॉर अस, कि एक तो है टाइमिंग और दूसरी है कंसिस्टेंसी या कंसेंसस। ये अपने पास बी जो है अपने पास मुताहिर या एम या इस डेटा को लिख तो लेगा, या अपने पास टेम्पररी स्टोर तो कर लेगा, और इसको अगेन ब्लॉकचेन की लैंग्वेजेस में आप जब इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे तो मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होंगी, मेम पूल या वटेवर। सो आप ये समझ लें कि एक पूल है मेमोरी के अंदर जिसमें वो रख लेगा, लेकिन अभी कमिट नहीं करेगा, इसको वेरीफाई नहीं करेगा। वो ये कहेगा कि यार ये मेरे पास पहले आया था और ये मेरे पास बाद में आया, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ नेटवर्क के अंदर एक और रिक्वेस्ट जाएगी, जिसके अंदर नेटवर्क में बाकी नोड्स उसको ये बताएंगे कि यार टोटल नेटवर्क के अंदर चार बंदे या तीन बंदे, और यहाँ पर इस केस में अगर मैं इनको नाम दे दूं, ये बी है, नोड बी है, ये नोड ए है, ये नोड सी है, ये नोड डी है, ये नोड ई है और ये नोड एफ है। तो इसको ये बताया जाएगा कि सी ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया, थ्री की, डी ने भी एक्सेप्ट कर लिया, और ई ने तो इनिशिएटर था तो एक्सेप्ट कर ही लिया था, और एफ ने भी कर लिया, राइट। तो वो ये देखेगा कि अच्छा यार मेरे पास अब ये जो डेटा है, अगरचे कि ये एम का मुताहिर का नाम मेरे पास पहले आया, लेकिन चूंकि नेटवर्क में मेजॉरिटी ने इरफान के नाम को पहले एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, तो वो फिर इसको ड्रॉप कर देगा एज अ सेकंड स्टेप, और जो उसको पहले उसने ड्रॉप किया था उसको फाइनल अपने पास ओके करा देगा। सो इट्स अ मल्टीपल, सो व्हेन आई से ना कि इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, सो जब आप एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम बनाते हैं तो उसके प्रोज भी होते हैं और ऑब्वियसली उसके कॉन्स भी होते हैं। ये डायग्राम मैं ना अब दोबारा बना देता हूँ बिकॉज आई थिंक इट्स वर्थ मेंशनिंग। एक स्लाइड ही नहीं बना देता हूँ इधर। सो मेरे पास चार नोड्स हैं, नोड ए, नोड बी, नोड सी, नोड डी, पांचवी में बना देता हूँ नोड ई। ये नोड्स हैं, ये कंप्यूटर से, ठीक है, इन्होंने आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर करना है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इसके पास एक रिक्वेस्ट आई, वो आई मुताहिर की, ठीक है, और इसके पास एक रिक्वेस्ट आई इरफान की एट एग्जैक्टली द सेम टाइम, ठीक है। उसने मुताहिर को प्रोपेगेट करना शुरू किया ग्रीन में, वो दो नोड्स तक पहुंचा, इसने भी अपनी रिक्वेस्ट को प्रोपेगेट करना शुरू किया और ये भी दो नोड्स तक पहुंचा। तो पहला डिसीजन होगा, डिसीजन नंबर वन,
कि हु वाज द फर्स्ट। ए के लिए डिसीजन आसान है, क्योंकि ए के पास तो आया ही मुताहिर और एक ही अमाउंट आया, तो उसने अपने पास डिसीजन करके उसको लॉक कर लिया। ठीक है। लेकिन डी के पास अब एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि उसके पास इरफान भी आ गया और उसके पास मुताहिर भी आ गया। तो उसने ये कहा कि मुताहिर तो पहले आया था, लेकिन एक और डिसीजन पॉइंट है कि व्हाट इज द कंसेंसस, कि नेटवर्क के अंदर बाकी नोड्स ने किसको एक्सेप्ट किया। ठीक है। तो अगर से कि मुताहिर पहले आ गया, लेकिन अगर बाकी नोड्स तक इरफान पहले पहुंच गया था और उन सारों ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, तो फिर वो इसको ड्रॉप कर देगा और इसको एक्सेप्ट कर लेगा। सो इस तरीके से तमाम की तमाम नोड्स को ये डिसीजन हर वक्त करना पड़ता है। इसको कहते हैं कंसेंसस, कि यार मैंने किसकी बात माननी है। ठीक है ना। और इसके एल्गोरिदम्स अवेलेबल हैं। और जब भी आप उन क्या नाम है नेट पे पढ़ते हैं ना डॉक्यूमेंटेशन में, कि यार ये ब्लॉकचेन जो है ये प्रूफ ऑफ वर्क है, प्रूफ ऑफ स्टेक है, डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक है, ये सारे वो सारे के सारे असल में उन कंसेंसस मैकेनिज्म्स की बात हो रही है। फंडामेंटल उसमें ना यही दो काम हो रहे हैं। ठीक है। हम कोशिश तो करेंगे, सो वी विल ट्राई कि हम कंसेंसस मैकेनिज्म्स को बूट कैंप के अंदर थोड़ा सा डिटेल में देख लें। लेकिन चूंकि दिस इज़ मोर ऑफ अ हैंड्स ऑन बूट कैंप, तो हम सरसरी सब इसको डिस्कस करेंगे, बिकॉज अभी की तारीख में ब्लॉकचेन वर्ल्ड के अंदर हर किस्म का जो कंसेंसस मैकेनिज्म है ना, वेदर प्रूफ ऑफ वर्क है, प्रूफ ऑफ स्टेक है, डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक है, और भी ज़्यादा है, हर किस्म का जो कंसेंसस एल्गोरिदम है उसकी ब्लॉकचेन्स अवेलेबल है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ऑब्वियसली जो इथेरियम प्रोग्रामेबल है, हम उसके ऊपर फोकस करेंगे और ये देखेंगे कि वो कौन सा कंसेंसस मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। एक और चीज़ जो मैं आज के डिस्कशन के अंदर डिस्कस करना चाहता था, इससे पहले कि टाइम ख़त्म हो जाए, ज़रूर क्विकली कर लूँ, वो है कि हमने कहा कि यार देर आर ब्लॉकचेन्स के जो कि लाइक बिटकॉइन वगैरह जो कि सिर्फ करेंसी हैं। ठीक है। एंड देन देर आर ब्लॉकचेन्स की जिनको प्रोग्राम भी किया जा सकता है। ठीक है। तो उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कि हमने अपने बूट कैंप पे देखनी भी है, वो है इथेरियम। और जो इथेरियम ब्लॉकचेन है वो एक प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन है। मैंने से प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन, तो इसका मतलब ये है कि मैं आई कैन राइट अ जावास्क्रिप्ट टाइप फंक्शन, मैं ये लिख सकता हूँ। अभी आप सिंटैक्स को अगर भूल जाएं, तो मैं आई कैन राइट समथिंग लाइक दिस, कॉन्ट्रैक्ट, माय कॉन्ट्रैक्ट। ये जावास्क्रिप्ट में अगर मैं लिखूंगा तो इस तरह लिखूंगा। ठीक है। और इसके अंदर मैं कहूँगा यार कि इंटीजर, अगेन इसकी अपनी लैंग्वेज सॉलिडिटी है, अभी मैं जावास्क्रिप्ट पे लिख रहा हूँ ताकि आप जिनको सॉलिडिटी का नहीं पता वो उनको ज़रा प्रॉब्लम ना हो ये समझने में। ठीक है। ठीक है जी। और मैं ये कहता हूँ मेरे कॉन्ट्रैक्ट में जब भी सम का फंक्शन कॉल होगा तो वो रिटर्न करेगा एक्स प्लस वाई +2। ठीक है नहीं। अब इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपना एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा लिख रहा हूँ कि जिसके अंदर जब भी मुझे मेरे फंक्शन को लोग कॉल करेंगे, तो वो एक्सपेक्ट तो 19 कर रहे होंगे, लेकिन उनको हमेशा 21 मिलेगा। राइट। टिपिकल एप्लीकेशंस के अंदर और डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में मेन फ़र्क ये है कि फॉर मी टू बी एबल टू राइट दिस कॉन्ट्रैक्ट,
and ask people to interact with this contract. I have to publish my code. I have to publish my logic. ठीक है। इसका मतलब ये है कि कोई बंदा मुझे कंज्यूम करने से पहले उसको पता होगा कि मैं अपनी लॉजिक के अंदर एक्स और वाई को प्लस करके बीच में दो ऐड कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ वो ऑब्वियसली आई गिव द रीजंस, ताकि कंज्यूमर जो है उसको मेरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या मेरा फंक्शन कॉल करने से पहले पता हो कि वाई इज ही कॉलिंग दैट फंक्शन, राइट। सो इसके इस चीज़ को कहते हैं ट्रांसपेरेंसी, राइट। सो अगेन इट्स अ प्रोग्रामेबल blockchain, but by the virtue of this being a decentralized platform and by virtue of this being a transparent platform, जिस किसी ने भी अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मीनिंग एक ऐसी चीज के जो कि मैं एज अ प्रोग्राम पब्लिश कर रहा हूँ, इट विल ऑलवेज बी विजिबल टू द कंज्यूमर्स। आज आप फेसबुक पे जब इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, फेसबुक का पीछे एल्गोरिदम क्या लगा हुआ किसी को नहीं पता। लेकिन जब ब्लॉकचेन के ऊपर आप फेसबुक टाइप की कोई एप्लीकेशन बनाएंगे, देन यू विल हैव टू मेक श्योर कि आपकी तमाम की तमाम लॉजिक विजिबल होगी कस्टमर्स को या यूजर्स को। इसका मतलब ये होगा कि आप अपनी कोड के अंदर कुछ भी, जैसे कहते हैं ना, लाइक अगर मैंने आपके फंक्शन को दो वेरिएबल्स भेजे हैं, फाइव, दोनों फाइव फाइव हैं और उसकी आउटपुट में दो प्लस होके आ रहा है, राइट। तो वो कंफ्यूज नहीं होगा यूजर, क्योंकि उसको पता होगा कि आप 2 रुपए इसमें खुद से ऐड कर रहे हैं या उसमें से डिडक्ट कर रहे हैं टू, या ऐड कर रहे हैं टू। सो दिस विल बेसिकली इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। तो द इंटायर पैराडाइम ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ब्लॉकचेन, इथेरियम टाइप ब्लॉकचेन्स को प्रोग्रामेबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने का मकसद मेन ये है कि जिस किसी ने भी इंटरेक्शन करना है, और ऑब्वियसली इंटरेक्शन करने के लिए कोड लिखना पड़ेगा, तो जो भी कोड लिखेगा उसको इन अ वेरीफाइबल फॉर्मेट पब्लिश करेगा, ठीक है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की जो निटिग्रिटीज हैं, उनकी जो लैंग्वेज है, सॉलिडिटी, और एक्चुअल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिखते कैसे हैं, फिर उनको कॉल कैसे करते हैं, उनको फिर ऑब्वियसली डिफरेंट एप्लीकेशंस में, फ्रंट एंड एप्लीकेशन में आपने हो सकता है कोई रिएक्ट में एप्लीकेशन बनाई हो या कोई एंगुलर में एप्लीकेशन बनाई हो, उनके उनके थ्रू कॉल कैसे करते हैं, ये सारा का सारा इंशाल्लाह वी विल cover in the boot camp. We may have one more session on the pre-boot camp series, but again, since we have not officially announced the starting date of the boot camp yet, I'll work with my team to announce. But inshallah, it will be hopefully, if not in the first week of September, then in the second week of September, that we will officially start the boot camp. उससे पहले we may और वी मे नॉट हैव अनदर सेशन ऑन द प्री-बूटकैम्प सेशन के, जहाँ पे थोड़ा बहुत हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और उसकी प्रोग्रामेबिलिटी को डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज आई रियली वांट यू गाइस टू बी प्रिपेयर्ड विद ऑल द टूल्स नेसेसरी टू get good benefit out of that boot camp. MetaMask मैंने लास्ट इंटरेक्शन में आपको कहा था कि आपके मशीन्स पे इंस्टॉल होना चाहिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू इंस्टॉल MetaMask, और उसके साथ जो सिक्योरिटी की implications है, लाइक हाउ डू यू सिक्योर द सीड फ्रेज एंड ऑल दैट, वो आपने अज्यूमन कर लिया, अगर नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। अपने सिस्टम्स, अपने जैसे कहते हैं ना लैपटॉप्स के ऊपर विजुअल स्टूडियो कोड इस्तेमाल कर लें, इंस्टॉल कर लें। लैंग्वेजेस, टूल्स और बुक सारी की सारी डिटेल आपको पोर्टल पे भी पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि हमारा जो बूट कैंप होगा उसकी फ्रंट एंड हम ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट या मोस्ट प्रोबेबली रिएक्ट में बनाएंगे, बट आई डोंट वांट दिस टू बी अ रिएक्ट स्पेसिफिक बूट कैंप। लाइक द आइडिया इज टू फोकस मोर ऑन द ब्लॉकचेन एस्पेक्ट। सो हमारा जो ज़्यादातर काम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, सॉलिडिटी और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की टेस्टिंग यूजिंग जावास्क्रिप्ट उसके ऊपर होगा, ठीक है। Again, if you haven't joined the community portal yet, do join community.etlonline.org, और उधर अब हम एज फॉलो अप टू दीज प्री बूट कैंप सेशंस कुछ क्विजेज वगैरह लॉन्च करेंगे, ताकि based upon your attendance and based upon your performance on the quizzes, we will only have selected people to join our boot camp. अगर कोई सवाल है आपका तो प्लीज़ पूछ लें।
Otherwise, I think we are already over the 1 hour mark for today. You guys can unmute yourself if you want to ask a question directly, or if you can put it in the chat window. Either way is fine. Yes, जी जी. So जो quiz होगा, it's a way for us to judge कि आप में से कितने लोगों ने कितनी इन्हा मार्क से कितने फोकस के साथ इन सेशंस को देखा है, अटेंड किया है. हम सेशंस की वीडियो बहुत जल्दी शेयर कर देंगे. अभी तक इसलिए शेयर नहीं की थी बिकॉज आई रियली वांटेड यू गाइस टू अटेंड दीज सेशंस. बट अगेन क्विज जो है वो इस सेशन के अंदर से ही इंफॉर्मेशन से होगा, और इट विल बी रिलेटेड टू ऑब्वियसली द whatever we are going to cover in the boot camp hopefully. चलें जी. If there is no further questions, then thank you very much for attending. Again, do spread the word, and inshallah, if we plan another pre-boot camp, let you know. If we don't, then wait for the actual timeline for the boot camp. Timeline अभी हम इसलिए communicate नहीं कर रहे because there are a lot of other programs that we are going to run. So webinars on embedded systems development, webinars on cloud computing, webinars on cybersecurity, all of this is being planned. Then we are also planning an open source initiative for projects as well. So there are a lot of multiple initiatives that we are uh, trying to sort of start. So इस वजह से अभी हम एक exact time frame for the जी मुबशर ने कहा आई एम इंटरेस्टेड इन क्लाउड कंप्यूटिंग. जी जी. guy, very senior guy, 30 years of experience in the industry. Hope you will like his sessions. So we're planning a webinar on career in cloud computing soon. Again, नेट के भी कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं आजकल, और थोड़ा सा हमें स्केजुलिंग, ऑब्वियसली जो हमारे मेंटोर्स हैं, हमारी कोशिश यही है कि उन लोगों को प्लेटफॉर्म पे लाया जाए कि हु हैव एटलीस्ट 15-20 years of industry experience. तो stay tuned. Hopefully you'll see a lot of things happening from next week onwards, inshallah. अच्छा Inshallah. जी. अच्छा जी. So, अस्सलाम वालेकुम.